मोदी सरकार ने कैबिनेट के जरिए तीसरी बार भूमि अधिग्रहण पर अध्यादेश लाने का रास्ता तैयार किया तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने फौरन ट्वीट करके मोदी सरकार को किसान विरोधी करार दिया, सूट बूट की सरकार कहा। इससे पहले भी राहुल कई बार मोदी सरकार को सूट बूट वाली सरकार कहकर तंज कस चुके हैं। राहुल के इस हमले पर अब तक बीजेपी के नेता और मोदी सरकार के मंत्री ही पलटवार करते थे, लेकिन आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल के इस हमले पर करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना लाग लपेट कहा कि देश में सूट बूट की सरकार सूटकेस वाली सरकार से ज्यादा स्वीकार्य है। मोदी ने यह भी कहा कि जिन लोगों के पास मुद्दों का दिवालियापन है वही मेरे सूट बूट की बात करते हैं। ऐसे में ये बड़ी बहस का सवाल है कि क्या वाकई कांग्रेस के पास मुद्दों का अभाव है या प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल पर पलटवार करके जाने अनजाने कांग्रेस पार्टी को प्लस कर दिया है। कि सबसे बड़े चोर खुले दिन में आते हैं, सबके सामने आते हैं और सूट पहन कर आते हैं। सूट बूट की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर जब भी हमला बोलते हैं तब सूट बूट की सरकार कहकर तंज जरूर कसते हैं। एक व्यक्ति सब कुछ जानता है, किसानों की बात करनी है एक व्यक्ति जानता है, एजुकेशन की बात करनी है एक व्यक्ति जानता है, अरे कपड़ों की बात करनी है वो भी एक व्यक्ति जानता है। हाल ही में राहुल जब एनएसयूआई के कार्यक्रम में बोलने पहुंचे तब भी मोदी के कपड़ों पर चुटकी लेने से नहीं चूके। लिहाजा हमले की जब इंतहा हो गई तो आज राहुल पर करारा पलटवार करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी भी सामने आ गए। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में मोदी ने तंज का जवाब तंज के अंदाज में देते हुए कहा कि सूट बूट की सरकार सूटकेस की सरकार से ज्यादा स्वीकार्य है। 60 साल शासन करने के बाद कांग्रेस को अचानक गरीबों की याद आई है। इस देश के लोग कांग्रेस की अदूरदर्शी नीतियों की वजह से ही गरीब बने रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दिया तो उसमें भी बिना राहुल का नाम लिए कहा कि कुछ लोग MODI कहते हैं, कुछ लोग एनडीए को MNDA कहते हैं, कुछ लोग घमंडी कहते हैं, कुछ लोग मेरे सूट बूट कोट और बाल पर बहस करते हैं। जरा देखिए ऐसे लोगों का दिवालियापन, वो एक भी मजबूत मुद्दा नहीं निकाल पा रहे हैं और यही मेरी सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। लिहाजा मोदी के ये दो बड़े हमले बीजेपी नेताओं और मंत्रियों को किसी जड़ी बूटी से कम नहीं लगे, सो पूरी फौज ने मोदी के हमला बोलते ही राहुल पर धावा बोल दिया। जिन लोगों ने लूट और उसकी छूट की सरकार 10 सालों तक चलाई है उनको जो है वो देश के गरीब, देश के किसान, देश के मजदूर, देश के खेत खलियान, चौक चौराहों, चौपालों की तरक्की जो है वो हजम नहीं हो रही है। लेकिन मोदी जी ने आज इंटरव्यू में कहा है कि मुद्दों की कमी है विपक्ष के पास कहीं ना कहीं, इसलिए मिसलीड कर रहे हैं पूरे देश को। लैंड एक्विजिशन बिल्कुल नहीं चाहिए और ब्लैक मनी बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा और उन निर्णयों को हथियाना चाहते हैं ताकि उसका जो क्रेडिट है, उसका जो लाभ है वो जनता की निगाह में ये लोग ले पाए कि ये हमारे कहने से और हमारी वजह से हुआ, जबकि वो निर्णय सरकार का है और सरकार उस पर काम भी कर रही है। वार पलटवार के इस खेल में कांग्रेस ने भी राहुल के बचाव में पूरी ब्रिगेड उतार दी। जो उन्होंने कहा सूट बूट की सरकार अच्छी है सूटकेस सरकार से, ये घिसे पिटे ये जुमले हैं जिसका इस्तेमाल किया है। देखिए नरेंद्र मोदी जी वो सारे सूट जो वो पहनते हैं वो सूटकेस में ही ले जाते हैं और उनके अपने सूटकेस में रहता हो या नहीं कुछ रहता हो, लेकिन इनके साथ सारे जाने वाले लोग सूटकेस वाले ही हैं। सूटकेस में कपड़े लिया जाता है। अगर प्रधानमंत्री को नोटों का बंडल नजर आ रहे हैं सूटकेस में, हमने तो कपड़े देखे हैं, टूथपेस्ट, टूथब्रश, यात्रियों का एक साधन है सूटकेस। तो यात्रियों का एक साधन को सूटकेस कहते हैं जिसमें हम लगेज ले जाते हैं, रेल यात्राओं में जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि सूटकेस कहना, यात्री, हिंदुस्तान के यात्री को इंसल्ट मत करिए। हालांकि इस लड़ाई में सबसे मजेदार बात ये रही कि गरीबों के हित की सोचने वाली बेहतर सरकार के दावे दोनों तरफ से किए जाते रहे। 60 साल बनाम 1 साल और सूट बूट की सरकार बनाम सूटकेस की सरकार पर वार पलटवार होता रहा और इन सब के बीच ये सवाल अनसुलझा ही रहा कि क्या कांग्रेस के पास वाकई मुद्दों का टोटा है।
इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री मोदी के सूट पर हमला बोल रहे हैं राहुल गांधी। या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने अनजाने राहुल को प्लस कर दिया, जिसके शायद इंतजार में थी कांग्रेस पार्टी। सबसे बड़े चोर ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खुले दिन में आते हैं, सबके सामने आते हैं और सूट पहनकर आते हैं। धन्यवाद। तो सूट बूट सरकार बनाम सूट केस सरकार, एक नया लफ्ज आज आ गया, इजाद हो गया। हमारे साथ बहस करने के लिए इस पूरे मसले पर खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एनके सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, नदीम जावेद, प्रवक्ता कांग्रेस, राजीव रंजन, प्रवक्ता जेडीयू और जल्द ही बीजेपी की नेता शायना एनसीबी हमारे साथ होंगी। सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता नदीम जावेद के पास चलूंगी। नदीम साहब, क्या ये मुद्दों का दिवालियापन है जो सूट बूट जैसे लफ्ज का इस्तेमाल राहुल गांधी करते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, जैसा कि आज प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि सूट बूट की सरकार कम से कम सूटकेस सरकार से ज्यादा स्वीकार्य है? नदीम जावेद अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो मैं राघव से रिएक्शन लेती हूं। राघव, देखिए, एक बात तो मैं प्रधानमंत्री जी की तारीफ करना चाहूंगा कि आखिर उन्होंने मान लिया कि वे सूट बूट की सरकार है। एक दाग लगा उन पे और उन्होंने मान लिया कि हैं वो सूट बूट की सरकार, और आगे उससे बढ़े और कहा कि दूसरी पार्टी तो सूटकेस की सरकार है। देखिए, आप देखिए इन दोनों पार्टियों का पृष्ठभूमि क्या रही है। जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तो कांग्रेस पार्टी पे ये आरोप लगे, आरोप सिद्ध भी हुए। नीरा राडिया टेप्स आए, उसमें पता लगा किस प्रकार से कांग्रेस की फिक्सिंग चलती है, किस प्रकार से मंत्रालय, कोल एलोकेशन, 2G एलोकेशन, सब कुछ उद्योगपति, गिने चुने उद्योगपतियों को दिया जाता था, किसके इशारे पे दिया जाता था और क्या क्या चीजें थी वो सामने आई। आज बीजेपी का आप उठाकर देख लीजिए 1 साल का कार्यकाल, उसमें भी उद्योग जगत का कुछ भी भला नहीं हुआ है। आज अरुण शौरी जी बात करते हैं, इनके वरिष्ठ लोग दीपक पारेख जैसे बड़े बड़े उद्योगपति, बैंकर्स कहते हैं कि इकोनॉमी का कुछ अच्छा नहीं हुआ है, परंतु 4-5 जो गिने चुने उद्योगपति हैं उनका देखिए संपत्ति कैसे बढ़ गई। अदानी साहब का उदाहरण लीजिए, 4 गुना संपत्ति हो जाती है। एसबीआई बैंक के साथ उनको प्रधानमंत्री खुद बैठ के MOU साइन कराते हैं, हजारों करोड़ों के लोन दिलवाते हैं। तो कुछ संपत्तिदार लोग जो हैं, कुछ उद्योगपति जो हैं, जो इन पार्टियों को पैसा भी देते हैं, उनके लिए तो अच्छे दिन आ गए हैं, परंतु आम आदमी के लिए नहीं आए हैं। और कांग्रेस के कार्यकाल में भी यही था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी यही नजर आ रहा है साफ तौर पे। ठीक है राघव। नदीम जावेद अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नदीम साहब, प्रधानमंत्री ने आज पलटवार किया है और जोरदार तरीके से किया है। उनका यह कहना है कि आपके पास मुद्दों का टोटा है, मुद्दों का दिवालियापन है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं, हल्की बातें करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी से बात कही गई थी और इसलिए कहा गया था कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि वो एक गरीब परिवार में उन्होंने जन्म लिया और हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ताकत से वो देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन हिंदुस्तान में जो गरीबों का प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं, उन्होंने 10 लाख रुपए का सूट पहनकर एक तरह से अपमान किया इस देश की जनता का, लोकतंत्र का, और जिस प्रकार का जनादेश उनको प्राप्त हुआ था आम लोगों का, उसको लेकर भी। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां तक विचारों की बात है या कार्यक्रम की बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी या उनका शीर्ष नेतृत्व तो ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, तो मैं केवल इतना याद दिलाना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव के समय तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे, जिसमें काले धन का सवाल था, जिसमें रोजगार का सवाल था, जिसमें महंगाई का सवाल था, जिसमें इस देश के जनता के अच्छे दिन लाने की बात की गई थी, जिसमें पाकिस्तान को और दूसरे देशों को सबक सिखाने की बात की गई थी, हर मोर्चे पर नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से विफल है। 60 साल नदीम साहब, महीने की बात की गई थी, 12 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी कहीं किसी तरह की बात दिखाई नहीं देती है। नदीम साहब, आपने काले धन की बात कही, 60 साल का जिक्र आपने किया, तो इस परिप्रेक्ष्य में भी प्रधानमंत्री ने आज बयान दिया और पलटवार किया। उनका यह कहना है कि काले धन पर हमने SIT बनाई, कड़ा कानून हमने बनाया एक ही वर्ष के अंदर, फिर 60 साल में, लेकिन कांग्रेस की जो अदूरदर्शी नीति है उससे गरीबी भी देश में फैली और किसी तरह का विकास भी नहीं हुआ। ये नरेंद्र मोदी जी विपक्ष के नेता हैं, ये तो वो कहेंगे, लेकिन मैं एक बात केवल कहना चाहता हूं कि अगर 60 सालों तक कांग्रेस ने इस देश के अंदर हुकूमत चलाने का काम किया तो लोकतंत्र के माध्यम से जनता ने यह मौका दिया कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी के विचारों में, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में देश की जनता ने विश्वास करके जनादेश देकर सरकार चलाने का काम किया। और हमारी नीतियां जितनी थी वो सारी की सारी नीतियां लागू करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। केवल
जो वायदे उन्होंने लोकसभा के चुनाव के समय किए थे उसमें कोई भी वायदा पूरा होता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो ये बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से फ्रस्ट्रेशन में चली गई है। खासतौर से भारत के प्रधानमंत्री अगर राहुल जी के सवालों के जवाब में खुद बोलने लगे हैं और ये स्वीकार करने लगे हैं कि हाँ हमारी सरकार सूट बूट की सरकार है, तो ये ठीक है, बिल्कुल मैं आपके पास ही आ रही हूँ शायना, आपके पास ही आ रही हूँ शायना। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार ये प्रचार करते आ रही है कि देखिए इन्होंने वायदे दिए निभाए नहीं। मैं थोड़े आंकड़े इनको बताना चाहती हूँ। जीडीपी बढ़ा है या नहीं, इन्फ्लेशन घटा है या नहीं, आईएमएफ रिपोर्ट और वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा कि अगले साल भारत चीन के आगे जाएगा। इनको तो सिर्फ सूट बूट दिखती है, क्योंकि इनकी जो सूटकेस की लूट सरकार थी, 60 साल उन्होंने जो शासन किया है उसको जो मुंह तोड़ जवाब जनता ने दी है, जनता ने दिया है 2014 में। रही बात वो काला धन के बारे में बात करते हैं, जब 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट ने इनको आदेश दिया कि एसआईटी घटित कीजिए, उन्होंने वो भी नहीं किया। हम आते ही एसआईटी घटित करके इंटरनेशनल ट्रीटीज की बात करते हुए हमने ये देखा कि ये लिस्ट पहुंचे सुप्रीम कोर्ट तक और कार्रवाई जिस रफ्तार से हो रही है उनको पचती नहीं। अफसोस की बात यह है कि इनके शहंशाह जाते हैं तो गायब हो जाते हैं अपने अनडिस्क्लोज्ड वेन्यूज पे। हमारे प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो वो जाते हैं हर एक देश में और भारत का गर्व और सम्मान बढ़ाते हैं। जब वापस आते हैं तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट लाते हैं। मेक इन इंडिया के माध्यम में, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आपके पास होगी एनकेजी के बाद चलूंगी। समस्या का ये जो ढंग से हो। आप चाहते हैं कि 60 साल में आपका शासनकाल में जो नुकसान हुआ है वो 1 साल में हम देखें कि उसके प्रति हम पूरे गाड़ी को ट्रैक पे लाएं। जिस रफ्तार से हम काम कर रहे हैं, जनधन योजना हो जहां 14 करोड़ हिंदुस्तानी को बैंक अकाउंट में लाया है, पेंशन योजना जहां बीमा योजना, बिल्कुल नदीम साहब मुआवजा बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के 60 साल के राज में गाड़ी ट्रैक से उतर गई थी, हम 1 साल के अंदर ही वापस उसको ट्रैक पर ले आए। मैं केवल शाइना इंसी जी से एक सवाल करना चाहता हूं और वो सवाल यह है कि जो आपका मैनिफेस्टो था या आपके जो वरिष्ठ नेताओं ने लोकसभा के चुनाव के समय बात करी थी उसके संबंध में बात करें। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, इसलिए कोई भी सरकार बनती वो एसआईटी बनानी पड़ती। लेकिन आप ये बताइए कि क्या राजनाथ सिंह जी ने यह नहीं कहा था कि 100 दिन के अंदर काला धन वापस आएगा? क्या नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की पब्लिक मीटिंग में यह नहीं कहा था कि हिंदुस्तान की जनता को 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे? क्या 2009 के लोकसभा के चुनाव के समय अडवाणी जी ने यह नहीं कहा था कि प्रत्येक गांव को 4 करोड़ रुपए मिल जाएगा अगर विदेश से काला धन आ जाएगा? मैं जो बुनियाद रोजगार का सवाल बार बार चर्चा होती है और इसलिए चर्चा होती है कि इस देश के अंदर रोजगार का सवाल सबसे बड़ा सवाल है। 10 करोड़ लोगों का वायदा, इनका मैनिफेस्टो इनको याद दिलाता हूं। शाइना इंसी जी अगर आए तो अपना मैनिफेस्टो पढ़ के आया करें। 10 करोड़ लोगों को वायदा किया था इन्होंने कि हम नौकरी देंगे, लेकिन 1 साल के अंदर जो आंकड़े बताते हैं भारत सरकार के उसमें स्थिति बद से बदतर दिखा। ठीक है, मैं अब राजीव रंजन के पास चलूंगी क्योंकि नदीम जावेद के ऑडियो में कुछ दिक्कत है। राजीव जी दे सकती हूँ? ठीक है, फटाफट आप जवाब दीजिए। फिर राजीव एक सेकंड, मैं सिर्फ संक्षेप में कहना चाहती हूँ। जी कहिए। संक्षेप में कहना चाहती हूँ, ये कांग्रेस की सरकार सिर्फ लिप सर्विस यानी कि एक के बाद एक टिप्पणी करती है। लैंड एक्विजिशन बिल की बात करें तो जो 9 प्रावधान हमने की है वो वहां उनके शहंशाह नहीं है पार्लियामेंट में टिप्पणी करने, बहस करने। वो आते हैं जब बाद में पता चलता है कि अंत में जब पारित होने वाला है तब हमें नहीं लेकिन इस पर भी आप कहाँ सब पार्टियों को एक साथ ला पा रहे हैं? जो 3 किलोमीटर बन रहे हैं पर भी कहाँ सब पार्टियों को एक साथ लेकर जनधन योजना हो, इंश्योरेंस स्कीम्स हो, पेंशन स्कीम्स हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, ये सभी डिबेट चली है। शीतल जी, हम लोगों को 3 ड्राफ्ट बने, 3 बिल्स आए। राजीव जी आऊंगी आपके पास, आपको पूरा मौका मिलेगा। 9 चेंजेस हुए हैं, ये सभी शीतल जी आपकी डिबेट चली है।
हम लोगों की 3 ड्राफ्ट बने, 3 बिल्स आए। राजीव जी आऊंगे आपके पास, आपको पूरा मौका मिलेगा। ये 9 चेंजेस हुए हैं, ये तमाम जब एंटी फॉर्मर ये इमेज चली गई बीजेपी की तब बने हैं, वरना ओरिजिनल अगर आप बिल देख लीजिए तो वो वाकई एंटी फॉर्मर था, इतने दबाव के बाद बना, इसलिए इस श्रेय बीजेपी नहीं ले सकती। दूसरा यह है कि कांग्रेस को इशू उठाना आता नहीं है। यह फैक्ट है कि 2010-11 में, 2009-10 में बेस्ट रहा है एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट जो था उस समय 9 लाख और 10 लाख का था। यह बेस्ट रहा है पिछले 65 साल के इतिहास में, और यहां तक कि आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्रेजेंट गवर्नमेंट के जो है उन्होंने भी इसको इंडोर्स किया है कि भारत के इतिहास में कांग्रेस के 2005 से 2010 तक बेस्ट ग्रोथ रेट रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आंकड़े हैं और ये फैक्ट्स हैं। रोजगार की स्थिति आप देखें, पिछले 1 साल में काफी गिरी है। हकीकत यह है कि लास्ट क्वार्टर में 1.17 लाख सिर्फ रोजगार मिला है, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी है कि एक ट्रैक पे है, वो चल रहा है। लेकिन कांग्रेस ये मुद्दे उठा नहीं पाती है। कांग्रेस रियल इशू की जगह सूट बूट वगैरह वगैरह कर रही है, ये जुमले वो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, इसलिए। लेकिन एक चीज है कि क्वालिटी डेमोक्रेसी में आप रियल इशू को लेके आए तब तो उसकी बेटर होती है। लेकिन अगर आपने भी सूट बूट की सरकार कहा, उन्होंने कह दिया सूटकेस की सरकार, मुझे लगता है कि इससे कोई बहुत समुन्नत डेमोक्रेसी होगी, ये नहीं लगता है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, कुछ फैक्ट्स आप ये समझ लें कि डेवलपमेंट पैरामीटर में कुछ चीजें बहुत अच्छी नहीं हुई हैं। पिछले 1 साल में जो अपेक्षित था वो नहीं हुआ है, और खास करके जो आप कह रही हैं एग्रीकल्चर लैंड एक्विजिशन बिल, उसके जो 9 आपने चेंजेस किए हैं वो तमाम पब्लिक ओपिनियन जब मीडिया ने दिखाया, पब्लिक ओपिनियन आपके खिलाफ चला गया, तब आप ये लेके आई है। 3 फेजेस में लेके आई। तो अभी भी वो कानून किसान विरोधी है जी। अब तो मतलब ठीक है, जो आएगा उसको देखा जाएगा, लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि उसमें आप, बल्कि आप एंटी फॉर्मर डिक्लेयर हो गई। ठीक है, तो जरूरत इस बात की है कि उसको ओरिजिनल बिल में अगर ये आ जाता तो आज आपकी ये इमेज ना होती। ठीक है, आपके पास आऊंगी राघव। राजीव जी के पास चलना जरूरी है क्योंकि वो काफी देर से जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आज 2 इंटरव्यू दिए प्रधानमंत्री ने और तमाम बातों के जवाब दिए, तमाम जो आरोप लगते हैं उनकी सरकार पर। उन्होंने कहा कि सूट बूट सरकार सूटकेस सरकार से ज्यादा स्वीकार्य है। फिर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों, दलितों, वंचितों के लिए जो पिछले 1 साल में कर दिया वो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई। जितने 3 लाख किसानों ने खुदकुशी यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान की, वो ज्यादा ना बोलें, हमने किसानों के लिए ज्यादा कुछ किया है। तो आपको लगता है कि 60 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई, 1 साल में वो इस सरकार ने कर दिखाया, जैसा कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बीजेपी के प्रवक्ताओं को लगातार मैं कहूंगा कि झूठ बोलने की जो कला है उसमें वो महारत हासिल है, और नीचे से ऊपर तक एक तोता रकम जो तरीका है जिसके जरिए देश को लगातार वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 वर्ष को लेकर के जितने भी ढिंडोरे पीटे जा रहे हो, लेकिन जो देश में ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा है, जिस तरह से रूलिंग पार्टी और उनकी सरकार के बड़े नेताओं का, यहां तक कि केंद्रीय मंत्रियों के जो बयान आए हैं, देश में जिस तरह से कम्युनल हार्मोनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हुई और उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, वो मंत्रिपरिषद में बने रहे। बड़ा सवाल दूसरे नंबर पर हमारा यह कहना है कि सूट बूट की सरकार राहुल गांधी ने कहा और इन्होंने कहा कि सूटकेस वालों की सरकार थी। मेरा यह मानना है कि सूटकेस का मामला भी बीजेपी पर फिट बैठता है, इसलिए कि चीन के दौरे में अरुणाचल या सियाचिन या बाकी विवादित सवालों पर क्या परिणाम निकल करके आया, बहुत ज्यादा हमारी अपेक्षा इसलिए भी नहीं है कि विदेश नीति के फैसले बहुत जल्द आते नहीं दिखते हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल सामने आया कि $22.6 बिलियन के सौदे अडानी ग्रुप के पक्ष में हुए। तो ये एक जो काम करने का तरीका है सरकार का, और किसानों के सवाल पर जब 100 से ज्यादा संगठन इस देश में है और मल्टी पार्टी सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज की भी भूमिका है, तो बार बार एक तरफा हठधर्मिता के साथ किसी चीज को थोपने की कोशिश वो क्यों करते हैं, जबकि इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था किसानों पर टिकी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीका उन्होंने ढूंढा है कि हम किसी भी तरीके से अपने उन समर्थकों को खुश करने की कोशिश करें जिन्होंने गुजरात से लेकर के दिल्ली तक की राह हमारी आसान की है, भले ही इसमें देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान हो जाए या देश में जो कॉरपोरेट जगत में भी जो एक खास समूह को छोड़कर जो वर्ल्ड बैंक ने जो इंडेक्स, ताजा इंडेक्स जारी किया है कार्य संस्कृति को लेकर के दुनिया में जो 50 देशों की बात थी उसमें 142वें नंबर पर हमारा देश आ गया है। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा बदलाव नहीं है
रोजगार के अवसर को लेकर के भी उनके दावे विरोधाभासी हैं। ठीक, तो कुछ भी ऐसा नहीं जिस पर बहुत इतराने की जरूरत। ठीक है राजीव जी, आपके पास भी आऊंगी और शायना से भी मैं इसका जवाब लूंगी। राघव, उससे पहले क्या वाकई जैसा कि राजीव कह रहे हैं कि उपलब्धि के नाम पर कुछ दिखाने को नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री को इस तरह की हल्की बातों का जवाब देना पड़ा, राहुल गांधी के जुमलों का जवाब देना पड़ा? 20% कार्यकाल मोदी जी की सरकार का खत्म हो गया है और काफी कुछ ये लोग नहीं हासिल कर पाए हैं। जिस प्रकार की बातें करी गई थी कि बिग बैंग रिफॉर्म्स आएंगे, अगले दिन से ही राम राज्य स्थापित हो जाएगा, भ्रष्टाचार का सफाया हो जाएगा, उस प्रकार की चीजें नहीं हुई हैं। अब शाइना जी ने सरकार की कुछ उपलब्धियां बताई, मैं एक एक करके उसका जल्दी से आपको जवाब दे देता हूं। पहले उन्होंने कहा कि जीडीपी का फिगर देखिए कहां पहुंच गया, हम चीन से ज्यादा आगे निकलने जा रहे हैं। जो इस सरकार के मुख्य अर्थशास्त्र सलाहकार हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो कहते हैं कि जीडीपी की जो फिगर्स आ रहे हैं सामने, उस पे मुझे विश्वास नहीं है अभी, क्योंकि उसके फॉर्मूले बदल दिए गए हैं, बेस ईयर बदल दिया गया है। तो वो क्या असलियत में जीडीपी है कि नहीं है वो भी नहीं पता, परंतु बीजेपी हाँ 4.9 है, ये कह रहे हैं 7.3 है। तो अभी मैं एक एक करके आप पहले उन्होंने काफी चीजें कही, मेरे को कहने दीजिए, उसके बाद चले जाएगा। चाइना जी की अच्छी मेमोरी है, वो याद रखेंगी। इन्फ्लेशन की बात करी, डीजल के अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में $120 प्रति बैरल से 45 पे आ जाते हैं, यानी कि 60% से ज्यादा फॉल होती है। डीजल डीरेगुलेशन के बावजूद 12% की फॉल डोमेस्टिक प्राइसेस में होती है। इन्होंने बात करी कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रहा है, जो वाइब्रेंट गुजरात में किया जाता था, कई हजारों करोड़ों के अग्रीमेंट साइन हो जाते हैं, केवल 5% पैसा आता है, 95% मना हो जाते हैं। ये चीज चौथी चीज इन्होंने बात करी, आखिरी चीज इन्होंने बात करी एसआईटी की। ब्रेक के बाद आपके पास लौटूंगी मैं, मुझे पता है आप बहुत उत्साहित है और कुछ बहुत सब सवालों का जवाब देना चाहते हैं। और सूट बूट बनाम सूटकेस, इसी पर आज हम बहस कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े, मैं सीधे शाइना एनसी के पास चलते हैं। शाइना, ब्रेक से पहले हमारे तमाम मेहमान कह रहे थे, राघव को हमने सुना, इनके साहब को, और सभी को सुना, जिनका ये कहना था कि कृषि नीचे चला गया, इंडस्ट्रीज नीचे चली गई, रुपया नीचे चला गया, जॉब्स नीचे चले गए, प्रोडक्शन नीचे चली गई, तो फिर जीडीपी कैसे बढ़ गई? इनके पास क्या चारा बचा है, आप मुझे बताएं कि जब उनको कुछ कहना नहीं, कोई मुद्दा नहीं, तो उनको यही कहना पड़ेगा कि जीडीपी बढ़ा तो इंटरनेशनल फैक्टर्स, इन्फ्लेशन घटा तो इंटरनेशनल फैक्टर्स। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो इकोनॉमी को स्थिर करने में जो योगदान रहा है, क्या आपने कभी भी सोचा था कि 14 करोड़ हिंदुस्तानी के पास डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स रहेंगे जहां वो पैसे का बचत कर सकते हैं? क्या आपने कभी भी सोचा था कि जो आप 300 रुपए अलग रखो साल भर में, 330 रुपए, तो आपको 2 लाख तक पेंशन प्लान मिल सकता है? क्या आपने कभी भी सोचा कि आप एक दिन अलग रखते हैं तो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी बनता 2 लाख का? मुझे लगता है कि ये जितने भी योजनाएं हैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। हमने पिछले सरकार में देखा कि उनके पास एक निर्मल भारत योजना थी। हमने जो स्वच्छ भारत मुहिम चलाई, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां हर एक नागरिक जुड़ता है सरकार के साथ, सिर्फ ये नहीं सोचते हैं कि आपके प्रधानमंत्री और आपकी सरकार करेगी। मुझे नहीं लगता है कि इतिहास में हमने इतने मेहनती सरकार और इतने मेहनती प्रधानमंत्री को देखा है, जिन्होंने ना सिर्फ प्रधानमंत्री के पद को रेस्टोर किया है, लेकिन जिस दृष्टि से कम्युनिकेशन के साथ साथ जो लोगों तक मन की बात के माध्यम से पहुंचता है, ये सभी चीजों से एक सवाल है आपसे, जरूर साबित होता है कि आज भारतीय नागरिक कहीं भी रहा हो, कहीं भी रुके हैं, उनको गर्व होता है। चीन जाओ, जापान जाइए, यूएस जाइए, ओबामा जैसे व्यक्ति, ग्लोबल लीडर, ये सब हम देख चुके हैं, हम देख चुके हैं। एक सवाल राघव का ले लीजिए, फिर नदीम साहब का रिएक्शन और राजीव जी से। आपसे बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछे गए, आपसे जीडीपी पे पूछा गया, एग्रीकल्चरल ग्रोथ पे पूछा गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे पूछा गया, आपने जॉब से पूछा गया, आपने बहुत जेनरिक सा जवाब दिया कि विदेश में देखिए ओबामा जी की जय जय हो रही है, मोदी जी की जय जय हो रही है, मैडिसन स्क्वायर गार्डन में ये हो रहा है। वो छोड़िए, विदेश नीति तो इसलिए बनती है कि कौन सी ग्रोथ से पूछा गया, आपने जॉब से पूछा गया, आपने बहुत जेनरिक सा जवाब दिया कि विदेश में देखिए ओबामा जी की जय जय हो रही है, मोदी जी की जय जय हो रही है, मैडिसन स्क्वायर गार्डन में ये हो रहा है। वो छोड़िए, विदेश नीति तो इसलिए बनती है कि कौन से देश अभी प्रधानमंत्री नहीं घूमे, उस हिसाब से देश की विदेश नीति तैयार हुई है, उसको छोड़ देते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव भी छोड़ देते हैं। आप ये बताइए, इकोनॉमी का क्या हुआ? आज किसान की कमर क्यों तोड़ी जा रही है? एग्रीकल्चरल ग्रोथ ऑल टाइम लो पर है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ लोएस्ट आ गया है।
और मिनिमम सपोर्ट प्राइस देखिए, प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में लोकसभा से पहले चुनावी रैली में कहते हैं एमएसपी को हम लागत से 50% बढ़ा देंगे, 4% भी नहीं बढ़ा। अरे ये चीजें तो एग्जीक्यूटिव डिसीजन से आपकी सरकार कर सकती थी, ये कार्य क्यों नहीं करा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चर्चा करती है, जब वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन संगठन जो आपसे और मुझसे, न्यूयॉर्क टाइम्स ने आपका क्रिटिसिज्म किया है, स्टडीज आपके अरुण शोरी साहब आपका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, दीपक पारेख आपका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, बता रहे हैं इकोनॉमी क्रम्बल कर रही है, जेटली साहब से इकोनॉमी संभली नहीं जा रही है, वो संभाल नहीं पा रहे हैं, आप बात कर रही हैं। आपको आप इतनी जेनरिक बातें क्यों कर रही है? अरे अगर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 10 लोगों ने ताली बजा दी, क्या देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो गई क्या? या सांप्रदायिक सद्भाव देश का अच्छा हो गया क्या? हम हमारे ट्रैक से अलग नहीं होने वाले हैं। लोगों ने हमें वोट दिया है तो प्रगति के आधार पे, और हम वो प्रगति मोदी के बारे में चाइना कहती है, बीजेपी कहती है कि इतिहास में इतनी मेहनती सरकार आज तक कभी नहीं देखी भारत। अरे घोटाले तो अब पता लगेंगे। आप सीआईसी अपॉइंट करिए, लोकपाल अपॉइंट करिए, सीबीसी अपॉइंट करिए, डायरेक्टरेट अपॉइंट करिए, जो घोटाला पकड़ता है आपने उसी को बंद कर दिया। जी नदीम साहब, आपको अफवाहें फैलानी है तो फैलाते जाइए। ठीक है नदीम साहब, जनता परख लेगी, जनता तय करेगी। नदीम साहब, शाइना कह रही है कि पिछले 1 साल में जितनी मेहनत इस सरकार ने की है वो ऐतिहासिक है। इस देश के इतिहास में इतनी मेहनत कभी किसी सरकार ने नहीं की, और आप खामखा आरोप लगाते हैं। नहीं, मैं इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ने कपड़े बदलने में और विदेश घूमने में काफी मेहनत की है, लेकिन जब योजनाओं का सवाल है और कार्यक्रम की बात है, लैंड एक्विजिशन की चर्चा हुई, स्पेसिफिक और आपके शहंशाह जो गायब थे और आपके पार्टी को ही नहीं पता कि वो कहां जा रहे हैं। कोई कह रहा है बर्मा, कोई कह रहा है बैंकॉक, कोई कह रहा है कहीं और विपासना के लिए। शाइना जी नाराज मत होइए और गुस्सा मत होइए, मैं तो जो सच्चाई है देश की जनता जो सवाल पूछ रही है वो आपसे कर रहा हूं। जी एनके जी, भाई देखिए, ये तो आप लोग अपना करते रहिए पॉलेमिक्स, लेकिन नरेंद्र मोदी पॉलेमिक्स ये होता रहे, लेकिन फैक्ट ये है कि हम 2 उदाहरण देते हैं। कांग्रेस ने भी एक बीमा योजना बनाई, आम आदमी बीमा योजना कांग्रेस की भी थी, और प्रधानमंत्री बीमा योजना भी बनी, नरेंद्र मोदी ने बनाई। आप दोनों में बेसिक अंतर देख लीजिए। कांग्रेस ने जो आम आदमी बीमा योजना बनाई उसमें उन्होंने 30,000 रुपए लाइफ इंश्योरेंस का रखा, सिर्फ 30,000 रुपए, और उसके लिए 200 रुपया उसका इंस्टॉलमेंट रखा, उसका प्रीमियम रखा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई वो 2 लाख की थी और उसका 330 रुपया रखा है। आप जरा सोचिए, एप्लीकेशन ऑफ माइंड कांग्रेस में नहीं था इस योजना में। 30,000 के लिए लाइफ इंश्योरेंस आप दे रहे हैं 200 रुपया देके, उसमें 100 रुपया खैर गवर्नमेंट देती थी, 100 रुपया ही देना पड़ता था, लेकिन कितना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। नदीम साहब मैं पूरा बता दूं, ये तो आपकी योजना थी, ये फेल हो गई। नरेंद्र मोदी जी जो योजना लाए हैं ये वाकई कारगर है। 12 रुपए में आज एक्सीडेंटल बेनिफिट आपको 2 लाख का मिल रहा है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार में एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, जिसको आप माने। अभी सोशल सिक्योरिटी आप देख लीजिए, सोशल सिक्योरिटी को लेके जिस तरह हेल्थ की योजना, बुजुर्गों के लिए एक हेल्थ की स्कीम ला रहे हैं, हुआ कि पैसे कहां से आएंगे? उन्होंने कहा साहब जितने भी अकाउंट्स जो ऑपरेट नहीं हो रहे हैं उसके लिए कानून बनाते हैं, अगर कोई दावेदार नहीं है, और इस तरह से 4,500 करोड़ रुपए आएंगे जो कि बुजुर्गों के लिए फ्री स्वास्थ्य योजना बना रहे। तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। कहीं ना कहीं यूरिया में आप देख लीजिए, यूरिया आपका इंडस्ट्रीज में जा रहा था, एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। नीम कोटेड यूरिया और राजीव जी, उसके बाद आप सोचिए, नीम कोटेड यूरिया दे के 4,500 करोड़ रुपए कम कर दिए। तो ये कांग्रेस के जमाने में नहीं होता था, जो बीजेपी कर रही। इसके लिए कम से कम नरेंद्र मोदी को श्रेय देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो नई स्कीम्स आ रही है, स्किल डेवलपमेंट है, ठीक है, ये अपने आप में स्कीम है। नदीम साहब, श्रेय यहां देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी की सरकार को कि कहीं ना कहीं जनता के हित की पॉलिसीज में दिमाग लगाया जा रहा है। मैं केवल एनके सिंह जी ने चर्चा की केवल एक योजना की, वो भी अभी योजना स्टार्ट हुई है, उस जमीन पर एग्जीक्यूट होगी तो उसकी सच्चाई पता चलेगी। मैं तो केवल एक बात कहता हूं, और वो ये कह रहा हूं मैंने कि सोशल सेक्टर की योजनाएं थी जिसमें 59% पैसे की कटौती भारत सरकार ने की है, और जिस तरह से कारपोरेट को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लोकसभा के चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का, मैनिफेस्टो का हिस्सा था कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे।
अभी सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बयान दिया है कि हम किसी भी कीमत पर स्वामीनाथन कमेटी की नहीं, वो था 50% आपका इनपुट कॉस्ट का 50%, उसको उन्होंने 10% किया है। रिव्यू करना चाहिए, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इसको नरेंद्र मोदी समर्थन कर रहे हैं। और जो गांव का और गरीब आदमी है, किशन जी, जब तक आप बोल रहे थे मैं शांति से सुन रहा था, कृपया सुन लीजिए मेरी बात को। क्या सोशल सेक्टर में 59% की कटौती भारत सरकार ने नहीं की है? क्या गरीब आदमी के हक को, अधिकार को काटने का काम भारत सरकार ने नहीं किया है? और ये जमीनी हकीकत है कि ऐसा हुआ है। ठीक है राजीव रंजन जी, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं घोषित की है सरकार ने, क्या उससे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं, जैसे कि बार बार एनके जी दिमाग अप्लाई करने की बात करें, कि कहीं ना कहीं दिमाग लगाया है जनता के लिए, जनहित के लिए? इस चीज का श्रेय देंगे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इस सरकार को कि नहीं? देखिए, एनके सिंह साहब के उदार विश्लेषण के लिए निश्चित तौर पर मैं उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। उन्होंने काफी उदारता के साथ अच्छे अंक दे दिए हैं सरकार के। इसके पहले मैंने क्रिटिसाइज भी किया था। मैं एक बात जो कहना चाहूंगा कि अगर जी बिल्कुल नहीं, इस सेगमेंट में जो आपने तारीफ की, काफी बेबाक विश्लेषण आपने किया, लेकिन राजनीति में कई चीजों को देखने के दोनों तरीके होते हैं और हमारा जो दृष्टिकोण है वो यही बताता है कि सामाजिक सुरक्षा के मद में अगर आप बड़ी कटौती करते हैं तो निश्चित तौर पर योजनाओं का लाभ आम लोगों को पहले के मुकाबले कम मिलेगा। अगर स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, राज्यों की योजनाएं रोकी जा रही हैं, जो राज्यों को केंद्रीय सहायता के मद में जो पैसे मिल रहे हैं वो कम हो रहे हैं और फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस को आप अपने तरीके से एनालाइज कर रहे हैं और हमारे जैसे राज्य का मानना है कि फाइनेंस कमीशन के अवार्ड से हमारा नुकसान हो रहा है, जीएसटी को लेकर के हमारे जैसे राज्यों के अंदर कई आशंकाएं हैं, तो जिम्मेवार सरकार की यह जवाबदेही है कि इन सवालों पर भी देश का विश्वास जीतने की कोशिश करे और विश्वास में ले प्रतिपक्ष और राज्यों की सरकारों को भी। और एक बड़ा सवाल, साइना एनसी जी ने कहा कि अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया। दुर्भाग्य है कि अपने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी वो भूल गई। उस सरकार में हम लोग भी शामिल थे और 5 वर्षों का एक पूर्णकालिक कार्यकाल और उसके पहले कुछ दिनों की भी एक सरकार उन्होंने चलाई और मुझे लगता है कि वो भी एक प्रभावशाली सरकार थी और कई बड़े फैसले उसने बात कर रही हूँ। इसलिए ये हमें केवल गाली नहीं दे रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को भी जुटला रही है। वो एक विश्वास है और वो नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा विश्वास है कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह जाए, ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। ठीक है शायना, संक्षेप में एक बार फिर जो हमारे इस बहस का मूल मुद्दा है कि क्या वाकई कांग्रेस मुद्दों से खाली है, इसलिए बार बार सूट बूट और ये तमाम बातें करती है? इस पर संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगी क्योंकि हमारे पास सब वक्त की किल्लत है। बिल्कुल, और मैंने कहीं नहीं कहा कि प्रधानमंत्री की कोई तुलना नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कि उनकी मेहनत और जिस ढंग से वो 18-20 घंटे लगातार काम करते आ रहे हैं, एक भी दिन छुट्टी न लेते हुए, उससे पता चलता है कि वो लोगों का विश्वास को तोड़ने वाले नहीं और उनमें वो राजनीतिक इच्छा शक्ति और क्षमता है। मैं लगातार आप एक बार मैं चाहूंगा कि आपने जो कहा वो देश को दिखला दिया जाए। आपने कहा कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतनी मेहनत नहीं की। से वैसा नहीं होता है। आज वातावरण ये बना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैश रिच क्रॉप्स, किस ढंग से सोलर पावर्स का इस्तेमाल करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, जिस रफ्तार से हम काम कर रहे हैं 21वीं सदी में, मुझे लगता है कि हर एक भारतीय नागरिक जो सही मायने में सोचे तो उनको गर्व होगा कि हमारी सरकार इस रफ्तार पे काम कर रही है कि जहां आप चर्चा कर रहे हैं कपड़े के ऊपर, वहां हम चर्चा कर रहे हैं कि किस ढंग से इतिहास। ठीक है शायद एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, आपको रोक रही हूँ। नदीम साहब आपके पास भी आऊंगी, राघव आप सभी के पास आऊंगी। ब्रेक के बाद चर्चा होगी कि क्या वाकई कांग्रेस के पास मुद्दों की किल्लत है या फिर राहुल गांधी की रणनीति कारगर साबित हो रही है और उनके जो आरोप हैं, जो आक्षेप हैं कि उस पर प्रधानमंत्री की बड़ी बहस जारी है। सीधे चलूंगी मैं नदीम जावेद के पास। नदीम साहब, एक पहलू ये भी है, लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी बिल्कुल सही जगह हिट कर रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को भी सूट बूट का जवाब देना पड़ा। लगता है वो कनेक्टेड नहीं है। मैं बाकी अपने मेहमानों से रिएक्शन। राघव,
देखिए, राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, मेरा तो व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानना है उनका कोई 8वीं या 9वीं बारी पॉलिटिकल लॉन्च हो रहा है। मेरा तो ये मानना है कि वे राजनीति में अपने आप को फिट ही नहीं पाते हैं, उनको राजनीति ही नहीं भाती देश की, उनको कुछ और, उनको इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की है, उनके सूट-बूट का जवाब प्रधानमंत्री दे रहे अपने इंटरव्यू में सबसे पहले ही, तो कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करना पड़ेगा ना। ये दोनों पार्टियां, ये दोनों नेता, ये दोनों पार्टियां सूट बूट की सरकारें ही हैं और सूटकेस की सरकारें ही हैं। जैसा कि मैंने अपने शुरुआती कमेंट्स में आपको बताया कि वही उद्योगपति जो राडिया टेप में पाए गए, जो कांग्रेस को अपनी दुकान कहते थे, वही उद्योगपति यूपीए के दौरान सरकार चला रहे थे, देश के संसाधनों को कौड़ियों के दाम लूट रहे थे, सेम उद्योगपति, वही उद्योगपति आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रहे, उन्हें पैसा दे रहे हैं। एक चीज मैं ये बता दूं, देश में आम आदमी पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी को इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाना चाहिए, राजनीति अब उनके काम की नहीं रह गई। मेरा ऐसा मानना है उनको भाती नहीं है राजनीति। जबरदस्ती लड़ेंगे। ये आम आदमी पार्टी क्या कहती है क्या करती है वो तो बहुत साफ दिखाई देता है, और अपने नेताओं के साथ उन्होंने किस प्रकार का बर्ताव किया है। वो योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण बेचारे एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से इन्होंने उनको बेइज्जत करके बाहर किया। जो बुनियादी बात है वो ये है कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ सवाल जो उठाए, चाहे वो लैंड का सवाल हो, किसान का सवाल हो, गरीबी का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, और पिछले दिनों में जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर और पूरे देश में घूमकर पदयात्राएं करके जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुस्तान के गरीब आदमी की और गरीब लोगों अब लैंड की बात कर रहे हैं, जब लैंड बिल पे वोटिंग हो रही थी तब राहुल गांधी विदेश घूम रहे थे। यदि उन्हें लैंड बिल की और किसानों की चिंता होती तो जब संसद में लैंड बिल पे वोटिंग हो रही थी तो कम से कम संसद में तो होते, वोट तो करते कि नहीं हमें पसंद। और आज देखिए हो क्या रहा है, जो भ्रष्टाचार, बड़ी विनम्रतापूर्वक आग्रह है, जब मैं बात कर रहा था, जब आप बात कर रहे थे तो मैं खामोशी से सुन रहा था, जब बात कर रहे थे आप खामोशी से सुन रहा था, कृपया बात करने का समय दीजिए। लैंड बिल, मुझे स्मरण है कि राहुल गांधी जी ने भट्टा परसौल से एक यात्रा शुरू की। ठीक है 4 दिन तक 80 किलोमीटर राहुल गांधी 4 दिन तक पैदल चले थे, अलीगढ़ में पब्लिक मीटिंग करी थी, और उन्होंने वायदा किया था इस मुल्क के आम लोगों को। देखा राजस्थान हरियाणा में आम आदमी पार्टी की ये झल्लाहट क्या इस वजह से है क्योंकि वो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को समकक्ष देखते हैं? मैं अभी आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि ने जो कमेंट किया कि 8 बार राहुल गांधी को रिलॉन्च किया गया, हमने राहुल गांधी को 8 बार रिलॉन्च होते हुए देखा और एक बार एक पार्टी का लीडर लॉन्च हुआ और उसने क्या क्या किया वो भी देखा कि किस तरह पार्टी में टूट फूट हुई। तो ये जरूरी नहीं है कि 8 बार लॉन्च करे या 1 बार लॉन्च करे, पार्टी चलते कैसे ये जरूरी है। आज जरूरत इस बात की है कि हम जब मोदी के 1 साल को एनालाइज करते हैं तो कांग्रेस के पास सही इशू उठाने का मादा नहीं, क्योंकि इश्यूज नहीं उठा पा रही हैं। जो निगेटिव्स थे उसको आपने इग्नोर किया, सूट बूट जुमलेबाजी में, तो आप उस ट्रैप में फंस गए। दूसरा ये था कि हमें यह देखना पड़ेगा कि अगर आप इस गवर्नमेंट की तुलना पिछले गवर्नमेंट के लास्ट के 1 साल से करते हैं तो नेचुरली ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा की है, लेकिन अगर आप 2009-10 के पैरामीटर से करेंगे तो ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई देती है तमाम पैरामीटर पे। आज देश में पॉलिटिकल विल चाहिए और एक राजनीतिक विकल्प चाहिए जो कांग्रेस और बीजेपी की सांप्रदायिकता भ्रष्टाचार की राजनीति है उसका सफाया करने के लिए एक राजनीतिक विकल्प चाहिए। वो विकल्प आम आदमी पार्टी के तौर पर राजीव जी, क्या आप भी ये मानते हैं कि कांग्रेस के पास मुद्दों का टोटा है, वो मादा नहीं है? एक न्यूट्रल पॉलिटिशियन है आप इस वक्त इस डिबेट में, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की बात हो रही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी राय चाहती हूं। देखिए, निश्चित तौर पर यूपीए की पिछली सरकार से अगर कुछ गलतियां हुई तो जनता ने सजा दी, लेकिन उसी राह पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार अगर चल रही है तो मैं समझता हूं कि पहले मिले कई प्रचंड जनादेशों का हश्र भी जनता ने देखा है और उल्टी गिनती आपकी भी शुरू हो जाएगी अगर वायदों के अनुरूप आप काम नहीं करेंगे, अपेक्षाओं के अनुरूप आप कसौटी पर खड़े नहीं उतरेंगे। इसलिए यह चेतावनी आपके लिए भी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए भी है कि आपको कुछ न कुछ करके दिखाना होगा और कम से कम जो रोटी और ये कपड़े और मकान का सवाल है, इन सवालों पर आपका ईमानदार चेहरा देश जरूर देखना चाहेगी। बिल्कुल। शायना, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि राहुल गांधी को लॉन्च करते करते, रीलॉन्च करते करते कांग्रेस पार्टी की नैया डूब चुकी है। लगातार वो सोच रहे हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे उठाएं ताकि उनको
थोड़ा एक रीपॉस्चरिंग हो। लेकिन 21वीं सदी में लोग बहुत ही जागरूक हैं, उनको पता है कि कौन से सरकार और कौन से नेतागण विश्वास के साथ काम करने वाली है। और मैं मानती हूं कि बीजेपी को जो एक स्थिर सरकार, एक नेतृत्वशील सरकार और एक प्रगतिशील सरकार के रूप में देखा जाए तो एक साल में ये परफॉर्मेंस अपरंपार है। आते हुए दिन में आप देखेंगे कि भारत की जो विश्लेषण चाइना जी, एक भी सवाल का आपने सीधे से जवाब नहीं दिया, आप केवल जेनरिक बातें करते हैं। चलिए आप दोनों फिर भिड़िएगा किसी और प्रगतिशील है तो प्रगति हुई कहाँ? आप दोनों फिर किसी और डिबेट में भिड़िएगा। हमारे पास इस बहस का वक्त खत्म हो रहा है। तो सूट बूट बराम सूट के सरकार कौन